एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रति वांगशन फैंडम में। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शन स्टोरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल की वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग और वांग जी विंग की ग्रैंडमदर की बर्थडे पार्टी में जाते हैं, जहाँ पे शुशे विंग वांग जी की इंसल्ट करता है और विंग मिंग्याओ की। अब आगे वांग जी अभी भी उसी सोफे पे बैठा है और उसके लिप्स को अभी भी विंग का सब कुछ टच और फेरोमोन्स फील हो रहे हैं। उसे विंग के वो सॉफ्ट लिप्स अभी भी फील हो रहे हैं और उसके दिमाग में वो इमेज चल रही है उसके शानगा को, जब वो इंटेंसिटी के साथ किस कर रहा था, जो उसके बिल्कुल नीचे थे, जिनके बाल हल्के हल्के उसके फेस पे आ रहे थे, चेहरा बिल्कुल रेड था और लिप्स उतने ही सॉफ्ट। वांग जी कितनी मुश्किल से अपने ऊपर कंट्रोल कर रहा है वो ही जानता है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा है कि वो अब अपने शानका के बिना नहीं रह पाएगा। वो इस रिलेशनशिप में एक शुगर बेबी बन के आया था, लेकिन अब वो शानका के लिए एक परफेक्ट पर्सन बनना चाहता है, जिसके साथ शानगा अगर खड़े हो तो कोई भी उसके शानगा को कुछ ना कह सके, कोई उसके शानगा का मजाक ना बना सके। आज पार्टी के बीच में अपनी रियलिटी जब वांग जी को दोबारा फील हुई, तब उसके मन में एक थॉट आया है और वो उसी थॉट के साथ आप अगले दिन का इंतज़ार कर रहा है। मॉर्निंग में उठते ही वांग जी देखता है कि विंग आज घर पे नहीं है। शायद वांग जी को ये एक्सपेक्ट नहीं था, बट वो फिर भी एक नोट लिख के कि विंग को बता के कि वो किसी काम से बाहर जा रहा है निकल जाता है और वो सीधा आज मो शानू की एजेंसी में पहुंचता है। वही मो शानू वांग जी को देखकर चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल रख के उसका वेलकम करता है और बोलता है, काफ़ी समय लगाया तुमने डिसीजन लेने के लिए, पर जो मैं सोच रहा हूँ क्या वो ये वही डिसीजन है इस बात पे। अब वांग जी मो शानू की तरफ देखता है, अपनी फाइल को आगे करता है और बोलता है, हाँ मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए रेडी हूँ, पर क्या आप मुझे कुछ समय देंगे? किससे चाहिए तुम्हें समय? तुम्हें पता है हमारे एक दिन तुम्हारी लाइफ का डिले होना तुम्हें पैसे में कितना बड़ा लॉस दे रहा है। आज ही मैं तुम्हारी इवनिंग में एक बहुत बड़ी फ़ोटो शूट रख सकता हूँ, जिससे तुम्हें अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा और कुछ दिन बाद जब वो पूरी होर्डिंग लगेंगी सिटी में तो तुम्हारा नाम भी होगा, लेकिन तुम इसे डिले कर रहे हो अपनी लाइफ के अपने एक मतलब एक तरह लक को, अपने फ्यूचर को डिले करवा रहे हो। क्या मैं जान सकता हूँ क्यों? इस बात पे विंग को याद करता हुआ वांग जी बोलता है, क्योंकि मैं पहले ये बात किसी और से डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं ये डिसीजन किसी और से पूछ के लेना चाहता हूँ। मैं सचमुच में किसी के बराबरी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं उसे एक बार इस बारे में बताना चाहता हूँ। जितना मैंने तुम्हारे को समझा है या जितना मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या ये वीशान है? इस बात पे वांग जी अब बड़ी बड़ी आंखों से वो शानी की तरफ देखता है, जिसके चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल है। वो शानी विंग से एज में छोटा है पर वांग जी से एज में बड़ा है और वो वांग जी को एज अ स्मॉल ब्रदर देखता है और विंग को एज अ बिग ब्रदर देखता है। उसे इन दोनों के बारे में पता है, इसलिए वो स्माइल करता हुआ कहता है, तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है और जितना मैं शानगा को जानता हूँ, या ये कह दीजिए तम फेमस ईलिंग पेट्राक को जानता हूँ, वो तुम्हारे डिसीजन में वो ही फैसला करेंगे जो तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। बट फिर भी अगर तुम चाहते हो थोड़ा समय और तो मैं तुम्हारा वेट करूँगा। मैं खुश हूँ कि तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मान लिया, लेकिन तुम ये काम कब शुरू करना चाहते हो? मैं उस चीज़ का वेट कर रहा हूँ। इस बात पे वांग जी स्माइल करता हुआ उस एजेंसी से बाहर निकल रहा था। उसके दिमाग में यही है कि वो शानगा को बताएगा कि वो अभी एजेंसी के साथ काम कर रहा है, तो वो शानगा के साथ ही रहेगा उनके घर पे, लेकिन वहाँ जाया करेगा। और इसके अलावा वो शानगा को ये भी बताना चाहता है कि वो शानगा को पसंद करता है। हाँ, वांग जी के दिमाग में है कि वो शानगा को अपनी फीलिंग्स ज़रूर बताएगा और उसके बाद ही अपना करियर शुरू करेगा। ये जब बताएगा कि वो शानगा के प्यार करता है और उनकी बराबरी बनने के लिए अब पूरा हार्डवर्क करेगा। उसके ब्रदर का कल का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, जिसके बाद उसके ब्रदर ने कल आंख भी खोली थी, जिससे उसे यकीन हो गया कि अब उसके ब्रदर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो अब वो अपना फोकस अपने ब्रदर से हटा के अब अपने शानगा के लिए करना चाहता है। वो हर हाल में शानगा के बराबर बनना चाहता है। वो चाहता है कि एक टाइम पे वो और शानगा जब एक दूसरे के साथ खड़े हुए तो उनके कपल को लोग पसंद करें, उसके शानगा को उसके साथ खड़े होने में शर्म ना आए। वो जानता है कि वो शानगा से एज में छोटा है,
सोसाइटी के देखा जाए तो वो एक टॉप एलिट क्लास फैमिली से आते हैं, और वांग जी एक ऐसी फैमिली जिसमें एक गैमलर था, उनकी फैमिली पूरी बैंकक्रप्ट हो गई थी, और एक गरीब बिल्कुल लोअर क्लास फैमिली। तो उन दोनों के बीच के इस डिफरेंस को दूर करने के लिए वांग जी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा, लेकिन वो करेगा अपने शानगा का बराबर होने के लिए, अपने शानगा का परफेक्ट अल्फा वो बनेगा। वांग जी इन सारी बातों को सोचता हुआ, स्माइल करता हुआ, आज अपने चेहरे में और अपने दिल में पूरा कॉन्फिडेंस लिया हुआ कि वो ज़रूर ये करेगा, वहाँ से बाहर निकल ही रहा था जब उसके फ़ोन पर रिंग आती है, जो किसी और की नहीं बल्कि उसके फ्रेंड सॉन्गलैन की थी। सॉन्गलैन वांग जी को तुरंत मिलने के लिए कहीं बुला रहा है, जिसे वांग जी जो सोचता है अभी फ्री है और शानगा भी घर पे नहीं है, तो चला जाता है। वो यही सोच के जा रहा है कि उनके दोस्तों को बात करनी होगी, लेकिन जब वो वहाँ देखता है आता है तो देखकर शौक है, क्योंकि सामने उसके दोनों दोस्त यानी सॉन्गलैन और शाओ शिनचैन के अलावा एक पर्सन और है जिसे वांग जी बिल्कुल नहीं देखना चाहता था, जो कोई और नहीं बल्कि शूशे है। शूशे वांग जी को वहाँ देखते ही बिना मौका गए दौड़ के आके वांग जी के पैरों को पकड़ लेता है, जिससे वांग जी शॉक है। वहीं शुयांग और सॉन्गलैन और शाओ शिनचैन एक दूसरे को देख रहे हैं। अब सॉन्गलैन आगे आता है, बोलता है सॉरी वांग जी, पर इसने ही हमें फोर्सफुली तुम्हें यहाँ आज बुलाने के लिए बोला है। ये सुबह से हमारे घर पे आ गया है और बार बार तुमसे मिलना है इसे, इसलिए बोल रहा है। इस बात पे आप शूशे वांग जी का पैर पकड़ के जोर जोर से बोलता है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे आइडिया नहीं था कि कल मेरा पार्टी में तुम्हारे फैमिली के बारे में गलत बोलना इस तरीके से मेरी फैमिली को बर्बाद कर देगा। तुम्हें पता है सुबह से फादर के सारे बिजनेस पार्टनर्स फ़ोन करके उनसे सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं। हमारी फैमिली बैंकरप्सी भी आ गई है। मुझे पता है ये सब तुम्हारे कारण ही हो रहा है, क्योंकि फादर ने मुझे बताया कि उनके सारे पार्टनर यही बोल के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं कि मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने कल किसी के दिल को दुखाया जो उसकी मेरी लाइफ का सबसे वर्स्ट डिसीजन होगा। कहीं ना कहीं ये बात याद करते ही अब मतलब एक तरह से शूशे सबके सामने एक्सेप्ट करता है कि अब उससे कल रात जो गलती हुई थी वो अपने घमंड में गुस्से में कर गया था, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। वो बार बार वांग जी से उसे माफ़ कर दो, उसको माफ़ कर दो, उसकी फैमिली को बचा दो, प्लीज़ उसकी फैमिली को बचा दो, वो यही बात कह रहा है। वहीं सॉन्गलैन और शाओ शिनचैन एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और वांग जी की तरफ देख रहे हैं। क्या वांग जी के पास इतनी पावर आ गई है कि वो एक फैमिली की पूरे बिजनेस को डुबो सकता है? वही वांग जी समझ चुका है कि क्या कारण था कि सुबह ही विंग यहाँ से गायब था, मतलब फ्लाइट से चला गया था। कहीं ना कहीं विंग कहाँ गया है और क्या कर रहा है सुबह से। अब वांग जी को समझ में आ गया इवनिंग तक, मतलब सुबह से वो भी पहले अपने घर पे थोड़ा टाइम रहा, फिर वो एक तरह से वहाँ पे गया ना एजेंसी में, वहाँ पे भी उसका बहुत सारा टाइम लगा वो मो शान से मिलने के बाद। अब यहाँ है तो इवनिंग हो चुके हैं, तो सुबह से शाम तक ही विंग ने मतलब शूशे की फैमिली को बर्बाद कर दिया। वांग जी समझ गए और वांग जी को अब मन में विंग के लिए और प्यार आ रहा है। वो बहुत प्यार से अब विंग को याद करता हुआ अपने चेहरे पर स्माइल लेके शूशे से अपने आप को फ्री करता है और 2 कदम पीछे खड़े होकर बोलता है, ऐसे ही रोए थे ना मेरे काका तुम्हारे फादर के आगे। और क्या बोला था तुमने कल पार्टी में कि तुम जैसे लोगों को ऊपर एनर्जी नहीं वेस्ट करनी, तो आज मैं ही बोलता हूँ, मुझे भी तुम जैसे लोगों पे एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। मेरे पैर पकड़ के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है वो मैं नहीं कर रहा हूँ, और जो कर रहा है मैं जानता हूँ वो अब रुकेंगे नहीं। जो एक बार शुरू हो चुका है उसे अब एंड वो ही कर सकते हैं। तो इसलिए मेरी ऊपर एनर्जी ना वेस्ट करके तुम जाके मिंग्याओ से बात करो, क्योंकि ये सब करने वाले कोई और नहीं बल्कि वी गागा हैं। अगर मिंग्याओ उनसे जाके माफ़ी मांगे तो शायद वो मान सकते हैं, क्योंकि कल तुमने और मिंग्याओ ने मेरे वी गागा की भी इंसल्ट की थी। कहीं ना कहीं वांग जी को वो बात भी याद है जो मिंग्याओ उसके वी गागा को बोल रहा था। इस बात पे अब शूशे बिना मौका गवाए, क्योंकि उसे लगता है जब अच्छा इस सब के पीछे वी वुशान है तो यहाँ फ़ायदा क्यों मतलब चिल्लाने और चीखने से क्या फ़ायदा। वो दौड़ के अब मिंग्याओ से ही मिलने जा रहे हैं। वहीं ये मिंग्याओ वी वुशान जैसे बड़े बड़े नाम सुनकर अब सॉन्गलैन और शाओ शिनचैन एकदम से वही वांग जी के पास आते हैं और बोलते हैं, तुम इस इंसान को जानते हो, तुम मिंग्याओ को जानते हो? अचानक से जब ये बात सॉन्गलैन बोलता है तो वांग जी उसे देखने लगता है और बोलता है,
तुम कैसे मिंगिया को जानते हो? अरे हम क्या, यहाँ बहुत सारे लोग जानते हैं। वो एक नंबर का क्रिमिनल माइंड है। वो अपनी बिजनेस में कोई फ़ायदा लेने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। लोगों की फैमिलीज़ को किडनैप करना, उन्हें ब्लैकमेल करना और ऐसी घटिया घटिया हरकतें भी करता है। मैंने सुना है आज सुबह उसके अगेंस्ट भी काफ़ी सारे FIRs हुए हैं। अचानक से इन दोनों के साथ ये सब कर कौन रहा है? मैं जानता हूँ ये सब कौन कर रहा है। कौन? अब ये दोनों एक साथ पूछते हैं। वी गगा। वी गगा? ये कौन है? अब दोनों फिर से एक साथ पूछते हैं। इस बात पे वांग जी स्माइल करता हुआ बोलते हैं, मेरे वी गगा, वी वुशान, द फेमस ईलिंग पेट्रियार्क। क्या ये सब वी वुशान कर रहे हैं? वो कितना बड़ा नाम है, इतने बड़े बड़े बैनर्स उनके मूवीज बनती है उनके अंडर में, और उनका खुद का भी इतना बड़ा बिजनेस है। मैंने सुना उनके छोटे 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 बहुत सारे बिजनेस है जिनके बारे में लोग जानते भी नहीं है। इतना बड़ा पर्सन ये सब हरकतें क्यों कर रहा है? क्योंकि इन दोनों ने कल मेरे वी गगा को इंसल्ट किया था। अब ये वांग जी बड़े प्राउडली विंग के बारे में, इन दोनों को कल के बारे में सब बताता है। और जब ये लोग बोलते हैं तो उसके बाद अब सॉन्गलैन और शाओ शिनशन एक साथ बोलते हैं, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा हो रहा है। मुझे पहले इस इशूशे पे तरस आ रहा था। मैं तो ये सोच के अब अपने आप पे गुस्सा कर रहा हूँ, इस जैसा इंसान इसने तुम्हारी सबके बीच में इंसल्ट की। बहुत सही किया, सचमुच में तुम्हारे शुगर डैडी दीदी बहुत क्यूट है। एकदम से आप शाओ शिनशन खुश होता हुआ बोलता है, क्योंकि मेरे शुगर डैडी ने तो कभी मेरे लिए ये सब किया नहीं, पर तुम्हारे वी गगा तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। वो सिर्फ मेरे शुगर डैडी नहीं है, बल्कि वो मेरी लाइफ की वो ब्यूटीफुल फेरी हैं जो हमेशा मेरी लाइफ में हैप्पीनेस भर देते हैं। ये करते हुए आप दोनों सॉन्गलैन और शाओ शिनशन एक दूसरे से नज़र घुमा रहे हैं और फिर वांग जी को देखते बोलते हैं, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे दोस्त को प्यार हो गया है? इस बात पे वांग जी इन दोनों को देख के ब्लश करके अपना फेस नीचे कर देता है, जिससे एकदम से शाओ शिनशन जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, इसका मतलब हम जो सोच रहे हो सही है सॉन्गलैन, देखो तुम द ग्रेट वांग जी ये ब्लश भी कर सकते हैं। भाई सचमुच में इस ओमेगा में तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि हमारे वांग जी को ब्लश करवा दिया। अचानक से अब वांग जी अपने ब्लशिंग फेस को छुपाते बोलते हैं, ये तुम दोनों क्या बोल रहे हो? हम सच बोल रहे हैं। हम देख सकते हैं कि इतने दिन बाद हमारे दोस्त के चेहरे पे एक खुशी है। वो वांग जी जो लोग डरा सहमा सा घबराया सा रहता था, शायद वो आज बिल्कुल कहीं गुम हो गया है। जो वांग जी हमारी आंखों के सामने बैठा है, ये वही पुराना वांग जी है जो एक टाइम पे बचपन में हमसे मिलता था। पर मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। अचानक से बीच में शाओ शिनशन फिर से बोलता है, वांग जी तुम इन चीज़ों में शायद नए हो, पर मैं बहुत पुराना हूँ। मुझे इस शुगर डैडी और शुगर बेबी के रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ पता है। कई बार लोगों को धोखा भी हो जाता है कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद वो प्यार, नफ़रत और उसके बाद एक दूसरे को बर्बाद करने की ज़िद में आ जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम विंग के तुम्हारे प्रति केयर और तुम्हारे प्रति अटेंशन को प्यार समझ रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम वी वुशान की तुम्हारे प्रति प्रिटीनेस को लव समझ रहे हो? कहीं ना कहीं शाओ शिनशन नहीं चाहता उसके दोस्त का दिल टूटे, और उसकी बात सही है कि इन दोनों के बीच में जो अभी रिश्ता है वो यही तो है, शुगर डैडी और शुगर बेबी का, जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को पैसा और एक कॉन्फिडेंस फील करवाता है अपनी डिमांड के लिए। तो उसे लग रहा है क्या पता यही रिलेशनशिप हो इन दोनों के बीच में। जिस बात पे वांग जी तुरंत बोलते हैं, वी गगा ऐसे नहीं है। अचानक से वांग जी जब ये बोलता है तब सॉन्गलैन वांग जी की आंखों में देखता है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या पता शाओ शिनशन की बात सच हो, क्या पता वी वुशान तुम्हें प्यार ना करता हो। हाँ, मुझे पता है कि शायद अभी वी गगा मुझे प्यार नहीं करते, लेकिन वो मुझे प्रिटीनेस में हेल्प नहीं कर रहे, और मुझे उनके पैसे से प्यार नहीं हुआ है, ना ही मुझे उनकी इस पावर और इस पोजीशन से प्यार है, बल्कि मुझे तो वो इंसान से प्यार है जिसे सिर्फ मैं जानता हूँ, जो दुनिया के सामने शायद किसी के सामने नहीं आता। सबकी आंखों के आगे वाला ईलिंग पेट्रियार्क से नहीं, बल्कि मुझे मेरे घर में मेरे साथ रहने वाले वी गगा से प्यार है। तुम लोग नहीं जानते वी गगा को, वो वी गगा जो सिर्फ मेरी आंखों के आगे रहते, जो बहुत ज़्यादा पैसे होने के बाद भी स्ट्रीट फूड को एंजॉय करते हैं, वो जिनके लिए पैसा पावर से ज़्यादा ज़रूरी अपनी स्टोरीज़ है, उनके साथ उन्हें लिखना अपना काम करना पसंद है, जिनकी नज़रों में उनकी फैमिली की हर रफनेस और गुस्से के बावजूद भी उनकी फैमिली के साथ उन्होंने कभी ऐसा गलत नहीं करा। इसका मतलब ये है कि वो सबसे स्पेशल है। मैं जानता हूँ तुम दोनों को अभी मेरी बात पे भरोसा नहीं होगा, पर मैं
एक बात तुम दोनों को गारंटी कर सकता हूँ कि अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम भी खुद को मेरे वीक अगर से प्यार करने से नहीं रोक सकते। ओके ओके ओके, तो अब हम दोनों कुछ नहीं कहेंगे। अब एकदम बीच में शाओ शिनचैन बोलता है, तुम्हारी बातों से तो लगता है कि तुम्हें सचमुच में उनसे प्यार है और शायद वो भी तुमसे प्यार करने लगे। बट मैं तुमसे यही कहूँगा एज अ फ्रेंड कि तुम एक बार अपनी फीलिंग्स अपने मतलब एक तरीके से अपने गगा को बोलो या अपने शुगर डैडी को बोलो, तब तक एक्सप्रेस मत करना जब तक तुम उस फीलिंग्स को लेकर पूरी तरह से स्ट्रांग ना हो। तुम्हें पता है तुम दोनों का रिलेशनशिप क्या है, कहीं तुम उन्हें अपनी फीलिंग्स बताओ और वो गुस्से में या डर के तुमसे दूर हो जाए और तुम्हें अपनी लाइफ से बाहर निकाल दे, तो जो पेन तुम्हें महसूस होगा मैं उसके लिए तुम्हें एडवांस में बता रहा हूँ कि पहले तुम श्योर हो कि तुम जो सोच रहे हो वो सही है, श्योर हो कि तुम्हारे वी गगा भी तुम्हारे लिए उसी तरह से फील करते हैं, तभी अपनी फीलिंग बताना। कहीं ना कहीं सॉन्ग लाइन एज अ फ्रेंड अपने फ्रेंड को सजेशन दे रहा है जो कि सही भी है। अगर विंग को अभी जाते ही वांग जी अपनी फीलिंग्स बता देगा तो क्या होगा, क्या पता विंग उसे ना पसंद उस नज़रिए से देखेगा तो वो वांग जी को अपनी एज अ शुगर बेबी वाली पोजीशन से हटा देगा, वांग जी को अपने घर से निकाल देगा। फिर क्या होगा, जब ये बात सॉन्ग वांग जी को बोलता है तो वांग जी जो भी सोच जाता है वो विंग को अपनी फीलिंग्स बताएगा। वो थोड़ा सा रिजर्व हो जाता है और वो थोड़े सोच में इस बात पे एग्री हो जाता है। जब वो घर वापस आता है तो वहाँ पे विंग भी नहीं था। आज विंग घर नहीं आया, वांग जी यही बात सोचा है। वहीं दूसरी तरफ आज विंग सीधा अपनी ग्रैंड मदर के हाउस पहुँचा है, जहाँ उसकी ग्रैंड मदर ने उसे इमरजेंसी में बुलाया। जहाँ पहुँचते वो देखता है कि सामने जिन मिंग्याओ है और जिन मिंग्याओ के साथ पूरी जिन फैमिली है, यानली है, मैडम यू और जैन फैमिया है और बीच में बादशाह सरन बैठी हुई है, जिनके एक साइड पे लैनी खड़ी है और दूसरे साइड पे बटलर मो खड़े हैं। वांग विंग जब रूम में एंट्री करता है तो सबको इग्नोर करता है, अपनी ग्रैंड मदर के बिल्कुल पास आके बैठ जाता है और बोलता है, क्या हुआ ग्रैंड मदर, आपने मुझे इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया। इससे पहले ग्रैंड मदर कुछ बोलती एकदम से बीच में अब मैडम यू बोलती है, इसलिए कि तुम इस नाटक को बंद करो, अभी के अभी जिन फैमिली से सॉरी बोलो, मिंग्याओ के अगेंस्ट में जो तुम एक केस डलवा रहे हो ना, केस को बंद करो। तुम्हें पता है इसकी वजह से जिन फैमिली कितनी प्रॉब्लम में है। इस बात पे वांग विंग तो बिल्कुल इग्नोर करता हुआ मैडम यू को दोबारा से अपनी ग्रैंड मदर से बोलता है, आपने मुझे क्यों बुलाया था ग्रैंड मदर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। विंग तुम अपनी सिस्टर की फैमिली के साथ ऐसा नहीं कर सकते, वो तुम्हारी सिस्टर है और ये सब उनके इन-लॉज हैं। तुम्हें पता है इसकी वजह से यानली और उसके इन-लॉज के बिजनेस में भी फ़र्क पड़ेगा। इस बात पे विंग अब अपनी ग्रैंड मदर से जो बहुत प्यार से बोल रहा था एकदम से खड़ा होता है और स्ट्रेट पोजीशन में अपनी कोट की पॉकेट्स में हाथ डालते हुए बोलता है, अगर आपको मुझसे इस बार में बात करना है तो सॉरी ग्रैंड मदर, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने नहीं बोला था कि ये लोग इस तरह से इलीगल काम करें और इस तरह की हरकतें करने के बाद ये अब तक सेफ थे, ये भी बहुत बड़ी बात है। ये बोल के विंग बाहर जाता, उससे पहले अब ग्रैंड मदर थोड़ा गुस्सा बोलते विंग, जिससे विंग एकदम से रुक जाता है। अधिकतर ग्रैंड मदर विंग को आइंग आइंग करके ही बोलती है, लेकिन आज वो विंग करके जब बोलती है तो विंग पहले खड़ा होता है, फिर अपनी पॉकेट में ही अपनी मुट्ठियों को कस के टाइट करता है, अपनी आंखें बंद करता है और खुद को काम करता हुआ अब पीछे की तरफ मुड़ता है। अब स्ट्रिक्टली अपनी ग्रैंड मदर को देखता है और बोलता है, बोलिए क्या काम है। विंग ठीक है, तुम्हें सॉरी नहीं मांगनी तो मत मांगो, बट हाँ तुम जिन फैमिली के बिजनेस में अब इंटरफेयर मत करो, सब कुछ बंद कर दो। इस बात पे अभी एकदम से अपनी ग्रैंड मदर को देखता है और बोलता है, क्या आप ऐसा चाहती हैं। इस बात पे अब ग्रैंड मदर अपनी जो जानती है विंग क्यों ऐसा बोल रहे हैं वो एकदम से अपने ऊपर कंट्रोल करती हैं और बोलती है, हाँ मैं ऐसा चाहती हूँ, बट हाँ मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि जिन फैमिली भी तुम्हारे सामने ये प्रॉमिस करेगी कि आज के बाद ये कोई इलीगल काम नहीं करेंगे और जो भी इन्होंने पिछले इलीगल काम किए उसके लिए ये पनिशमेंट भी लेंगे, बट तुम अब इनकी फैमिली के बिजनेस में इंटरफेयर मत करो। इस बात पे अभी गुस्से में अब जिन फैमिली को देखता है और बोलता है, मैं आपके बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करूँगा, एज ग्रैंड मदर ने आपसे बोला है वैसे ही होगा, लेकिन मैं इस मिंग्याओ को माफ़ नहीं करूँगा। आपके ऊपर है, आप चाहते हैं अपने इस इलेजिमेंट सन के चक्कर में अपना बिजनेस बर्बाद होते हुए देखना तो ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो मेरे कहने पे इस मिंग्याओ को अभी के अभी अपनी फैमिली से बाहर निकलवाइए और इसे पुलिस के हवाले कीजिए। और ये बोल के विंग गुस्से में घूर घूर के मिंग्याओ को देखने लगता है। शायद मिंग्याओ ने जो भी उसे कहा उसके बारे में इग्नोर कर देता, लेकिन इसने कल उसके लंजा के लिए बोला। कहीं ना कहीं विंग इतना ज़्यादा एग्रेसिव, इतना
इतना ज़्यादा गुस्सा कभी नहीं हुआ था जितना वो आज है। ये देखकर मैडम यू और जैन फेमिया के भी पसीने छूट गए हैं। ये पर्सन बिल्कुल स्ट्रांगली खड़ा है, बिल्कुल बोल्ड खड़ा है और इसके पास कितनी पावर है आज मैम यू और जैन फेमिया भी फील कर रहे हैं। जैन फैमिली जिसे वो बहुत स्ट्रांग मानते थे, जो इसमें अपनी बेटी की शादी करके वो बहुत अपने आप को प्राउड फील करते थे कि ओहो वो इतनी बड़ी फैमिली से जुड़ गए हैं, आज वो फैमिली विंग के सामने रिक्वेस्ट कर रही है। विंग के सामने एक तरह से पैरों में गिरने के लिए बैठी हुई है। ये देखकर उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि जिस विंग को विशान को वो अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, वो विशान अपने आप में ही कितना स्ट्रांग बन गया है। और ये चीज़ विंग ने आज सबके सामने शो कर दी। तो ये मैडम बादशाह सरन भी देखकर शौक है। वहीं इस बात पे अब जिन गौनशान जिसके लिए कभी मिंगाओ इम्पोर्टेंट था ही नहीं, वो एकदम से बोलता है ठीक है, हाँ आज के बाद हमारी फैमिली और आप में से कोई भी आपको कभी ऑफेंड नहीं करेगा। और मिंगाओ की बात रही तो ठीक है, हम इसे अभी पुलिस को दे देंगे। वहीं मिंगाओ एकदम से शॉकिंगली अब मतलब अपनी फैमिली को देखने लगता है। विंग स्मक करता हुआ मिंगाओ को बिना कुछ बोले हुए वहाँ से अपने पहले की तरह पॉकेट में हाथ डाल रखते ही पूरे प्राउडली और अपने एटीट्यूड के साथ घर से बाहर आ जाता है। वहीं जिन फैमिली तुरंत वहाँ से बादशाह सरन को मतलब एक तरह से बाय करके निकल जाती है। वहीं अब बादशाह सरन अपनी स्टिक से खड़ी होती है और जैन फेमिया की तरफ देखती हैं और बोलती हैं तुमने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी और तुम्हारी रिक्वेस्ट मैंने मान ली है, लेकिन तुम भी अब अपनी बात पे अटल रहना। मुझे आज वो सारे रिकॉर्ड्स चाहिए जो मैंने तुमसे मांगे थे। और ये बोल के वहाँ से अब बादशाह सरन चली जाती है। पर बादशाह सरन के जाने के बाद भी लैनी वहीं खड़ी रहती है क्योंकि उसे अब वो रिकॉर्ड चाहिए जो जैन फेमिया से मांगे थे। वहीं जैन फेमिया घबराते हुए अब कुछ पेपर मतलब फाइल्स ला के लैनी के हाथ में दे देते हैं, जिससे जाते ही अब लैनी के वहाँ से जाते ही जैन फेमिया गुस्से में अब मैडम यू के खींच के एक थप्पड़ लगाते हैं, जिससे मैडम यू शॉक खड़ी है। अब जैन फेमिया गुस्से में बोलते हैं तुम्हारी वजह से, तुम्हारी इस विशान से ज़बरदस्ती एंगेजमेंट करवाने के चक्कर में तुम्हें पता है हमारा क्या हाल होगा। तुम्हें पता है इस लैनी को मैंने कौन सी फाइल्स दी हैं? ये हमारी घपले की फाइल्स हैं। मैंने बहुत कोशिश करी थी कि मैं किसी तरीके से ये बात छुपा लूँ, लेकिन अब क्या करेंगे? हाँ, तुम जैसी औरत मेरी लाइफ की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण हो। तुम्हें पता है तुम्हारे ये बिना बात के इतने बड़े बड़े खर्चे, इतने महंगे महंगे ब्रांडेड बैग्स लेना, गिफ्ट देना और बड़ी बड़ी पार्टीज करना, बड़ी बड़े रेस्टोरेंट्स में ये तुम्हारी दोस्तों के खर्चे, ये सब मैंने करे हैं और कैसे करे हैं मैं जानता हूँ। तो क्या हो गया अगर हमने ये खर्चे कर भी लिए और तुम डर क्यों रहे हो? हमने कोई घपला नहीं करा, ये हमारा तो है सब कुछ। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम ये सारा बिजनेस संभाल रहे हैं, सब कुछ हमारा है, तो हमने खर्चे कर लिए, तो तुम डर क्यों रहे हो? घबराओ मत, हमने कुछ गलत नहीं किया। शट अप! और ये बोल के अब जैन फेमिया मैडम यू पे दोबारा से चीखते हैं, बोलते हैं ना ये सोच अपने दिमाग से निकाल दो तुम। वो मुझे अनाथ आश्रम से जब इस घर में लाई थी ना, मैं लीगल एडॉप्शन एज से ऊपर था। मैं उस समय एक 16 साल का पर्सन था। 16 साल के बच्चे को कोई अडॉप्ट नहीं करता है और उन्होंने कोई अडॉप्शन के पेपर भी नहीं साइन किए हैं। लीगली मैं उनका सन हूँ ही नहीं, ना अडॉप्टेड ना रियल सन। तो मैं कैसे हुआ इसका मालिक? उन्होंने मुझ जैसे बच्चे को अपने पास रखा, पढ़ाया लिखाया, घर दी, छत दी, मैं उसमें ही बहुत खुश था। लेकिन जिस दिन से तुम शादी करके मेरी लाइफ में आई हो, मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं एक के बाद एक गलतियाँ करता रहा और अब क्या होगा? अब मैं कैसे करूँगा, जीऊँगा अगर उन्हें सच पता चल गया? किसे नज़र मिलाऊंगा उनसे? अब कहीं ना कहीं जैन फेमिया परेशान हो रहे हैं, हाथ पैर फेंक रहे हैं, जिसे देख के मैडम यू गुस्से में जैन फेमिया के कंधा को पकड़ती है और उनको अपनी तरफ करती है शट अप! दोबारा ये शब्द कहीं मैं और ना सुन लूँ। सबकी नज़रों में हाँ तुम उनके अडॉप्टेड सन हो और तुम ही उनके बेटे हो। हमने जिस तरीके से उनकी बेटी को उनकी लाइफ से बाहर निकाला था, याद नहीं है तुम्हें याद नहीं है किस तरीके से हमने इस विंग को इस घर से बाहर निकाला था? इतनी मेहनत, इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम क्यों घबरा रहे हो? अगर अब कुछ भी होगा तो वो मैं संभाल लूँगी। तुम कुछ भी मत परेशान हो और यहाँ से जाओ, मैं कुछ सोचती हूँ। ये बोल के अब मैडम यू एकदम से जैन फेमिया को शॉकिंगली वहाँ छोड़ के अपने रूम में आ जाती हैं और अपने सर पे पकड़ के बैठ जाती हैं और मन में सोचने लगती हैं
कि उन्हें कुछ करना होगा। वो जानती है कि अगर ग्रैंड मदर जिंदा हैं तब तक ही वो कुछ कर पाएंगी। अगर ग्रैंड मदर मर गई तो ये सब कुछ विंग के ही हो जाएगा, क्योंकि लीगली विंग ही इसका हकदार है। वो पूरी धोखे में और सारी दुनिया के सामने कितना भी दिखाएं कि वो इस प्रॉपर्टी की मालकिन है, वो इस प्रॉपर्टी के उनके बच्चों का हक है, लेकिन असलियत में वो लोग कुछ भी नहीं है। एक तरह से बाउसा सरन की प्रॉपर्टी का सिर्फ एक ही कैंडिडेट हकदार है, और वो है वी वुशान। वो शायद अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहे या ना रहे, लीगली सब कुछ वी वुशान का ही है, और बाउसा सरन की विल में भी सब कुछ वी वुशान का है। और वो ये बस सोच सोच के परेशान हो रही है। वहीं दूसरी तरफ वी अपनी ग्रैंड मदर के आज के फिर से रवैये से और अपसेट हो गया। उसे यकीन नहीं होता कि उसकी ग्रैंड मदर हर बार इन लोगों की बातें मान जाती है। वो गुस्सा होकर अब फिर से घर पे आता है, लेकिन घर में घुसते ही उसका चेहरे का गुस्सा जैसे कहीं गायब हो जाता है जब वो सामने टेबल पे खाना लगाते हुए वांग जी को देखता है, जो उसी का वेट कर रहा है। वहाँ विंग देख सकता है पूरी टेबल पे खाना रखने के बाद खड़े होके वो विंग को कितने प्यार भरी नज़रों से और स्माइल करता हुआ देख रहा है, जैसे वो विंग का वेट ही कर रहा था। कहीं ना कहीं विंग ये नज़ारा देखकर मन में, जो वो अभी बहुत अपसेट था अपनी दादी की वजह से, वो बात भूलकर स्माइल करता हुआ वांग जी के पास बैठता है और बोलता है, क्या बात है लंजा, आज तो तुमने इतनी सारी डिशेस बनाई हैं, आज कुछ स्पेशल है क्या जो तुमने इतनी मेहनत करी है? विंग बहुत सिंसियरिटी से जब वांग जी से पूछता है तो वांग जी भी स्माइल करता हुआ सिंसियरिटी से बोलता है, हाँ, क्योंकि मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता था। थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए जो कुछ किया। मैंने तुम्हारे लिए क्या किया? विंग एकदम से खाना अपनी प्लेट में करते हुए वांग जी की तरफ बिना देखे बोलता है, जैसे वांग जी विंग की इतनी बच्ची वाली हरकतें देखते हुए बोलता है, आपने जो शुशे की फैमिली के साथ किया है मैं उसके लिए थैंक यू बोलना चाहता हूँ। एक समय था जब इन लोगों ने मेरे फादर की, जब तक इन्हें हेल्प चाहिए थी, पूरी मदद करी, लेकिन बाद में मेरी फैमिली की, मेरे काका की बहुत इंसल्ट की थी। आज जब वो मुझसे सॉरी बोल रहा है तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो आज उस पोजीशन पे, जिस पोजीशन पे कभी मैं था, और आज मुझे उस पोजीशन पे आके सचमुच में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच काका, आपने मेरी फैमिली और मेरी साइड से उस शूशे को अक्ल दी। इस बात पे भी बिल्कुल भी ना रिएक्ट करता हुआ खाना खाने में मगन, अपने खाने को खाने ही रहता है। वांग जी विंग की मतलब जेस्चर को देखकर और विंग पे हंसी आ रही है। ये पर्सन कैसे बिल्कुल सेल्फलेस, उसकी मदद करने के बाद भी इस चीज़ का कहीं कोई एहसान नहीं दिखा रहा, बल्कि अपने आप में ही बिजी है। वहीं विंग को सच्ची में वांग जी का थैंक यू से ज़्यादा अच्छा तो ये खाना ही लग रहा है, इसलिए वो बेचारा उसी को खाने में मगन है। विंग बार पेट अपना पूरा खाना खा के अपने रूम में जाके तुरंत सो जाता है, क्योंकि उसने इतना सारा खाना खा लिया कि उसे और ज़्यादा कुछ करने का किया ही नहीं गया। वहीं वांग जी आज बिल्कुल नहीं सो पाता, उसे रात में बार बार आज वाली बातें याद आ रही हैं जो उसकी और उसके दोस्तों में हुई, और इसी कारण वो मन में डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले सुबह उठ के मोशवानू से मिलने जाएगा। वो बिना विंग के उठे, क्योंकि विंग तो लेट उठता है, वो अपने टाइम पे उठ के रेडी होके मोशवानू से मिलने चला जाता है। और मोशवानू से उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी उसे फॉर्मेलिटीज़ करनी है, उनके बारे में पूछता है, जिसपे मोशवानू तुरंत उसका एक फ़ोटोशूट रख देता है। वांग जी का तुरंत एक फ़ोटो शूट होता है जिसमें उसे 2-3 अलग अलग टाइप के हेयर स्टाइल्स और ड्रेसेस पहना के उसकी काफ़ी अच्छी फ़ोटो शूट होती है। और उसके बाद मोशन उसे तो तुरंत वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। कुछ घंटे में ये हो गया। वांग जी का फेस इतना फोटोजेनिक है कि जो काम लोगों को सुबह से शाम तक में होता है वही वांग जी का कुछ ही घंटों में हो गया। वांग जी स्माइल करता हुआ मोशन से अलविदा लेता हुआ अब अपने घर वापस जा रहा है। वो सोच रहा है कि विंग को ये बात बताएगा और आज का पार्टी ये रुकता है। तो आपको क्या लगता है वांग जी का इस तरीके से इस मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट में मतलब साइन करना कहीं विंग और वांग जी के रिलेशनशिप में तो डिफरेंस तो नहीं लाएगा? वो तो हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगे। कैसे लगे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय, टेक केयर।